हाय एवरीवन, ये ब्रिजेश सिंह यार। आज आपको मैं नया ए सिखाने जा रहा हूँ। उसका नाम है AS13 इन्वेस्टमेंट, है ना। AS13 इन्वेस्टमेंट का जो वैल्यूएशन है वो कैसा करेंगे। बहुत इजी है, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। फिर एक बार पूरा थ्योरी पढ़ लेते हैं क्या लिखा है इस AS13 के अंदर। हमने एक चैप्टर भी पढ़ा था अकाउंट्स में, इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग। तो इन्वेस्टमेंट का जो अकाउंटिंग करते हैं ये ही फॉलो करते हैं क्लोजिंग के लिए, वैल्यूएशन के टाइम पे। तो AS13 इन्वेस्टमेंट के ऊपर है कि जो इन्वेस्टमेंट करोगे उसका कुछ प्रिंसिपल होता है। तो लेट अस स्टार्ट बिना समय गवाए। चलो ध्यान देना। सबसे पहले पूरा मिला के 1 2 3 4 5 6 पॉइंट है, बात खत्म। 6 पॉइंट अगर याद कर लिए तो आप एक्सपर्ट है AS13 के। तो सुनो, मीनिंग इन्वेस्टमेंट क्या होता है। इन्वेस्टमेंट सुन रहे हो, इन्वेस्टमेंट का जो अकाउंट ये करने वाले हम लोग, तो इसके अंदर क्या क्या बातें आपको ध्यान देना है वो ही समझे, ठीक है। तो लेट अस स्टार्ट। सुनो, इन्वेस्टमेंट तो हम लोग सीखने जा रहे हैं अकाउंटिंग इन्वेस्टमेंट AS13। इट इज़ एन एसेट, ये भी एक एसेट है, बरोबर है ना। इन्वेस्टमेंट हमारा एसेट होता है, पैसा रखे रखे बढ़ता नहीं। इट इज़ एन एसेट गो टू हेल्ड, नहीं हेल्ड फॉर अर्निंग इनकम। ये हम क्यों करते हैं, ताकि उससे कुछ पैसा कमा सके, क्योंकि पैसा रखे रखे बढ़ता नहीं है। लोगों के पास थोड़ा पैसा होता तो शेयर बाज़ार में लगाते हैं या और कहीं और इन्वेस्ट करते हैं। कुछ लोगों के पास ज़्यादा पैसा होता तो प्रॉपर्टी खरीदते हैं, है ना। थोड़ा पैसे का प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकते। इट इज़ एन एसेट्स हेल्ड फॉर अर्निंग इनकम बाय ऑफ, या तो अगर शेयर्स खरीदोगे तो डिविडेंड मिलेगा, किसी कंपनी का डिबेंचर परचेस करोगे, बॉन्ड परचेस करो तो इंटरेस्ट मिलेगा, अगर कोई इमूवल प्रॉपर्टी परचेस करो तो रेंट मिलेगा। क्यों कर रहे हो सर? फॉर कैपिटल अप्रिसिएशन, क्योंकि पैसा रखे रखे बढ़ेगा नहीं, इन्वेस्ट करेंगे तो पैसा बढ़ेगा, समझा। तो मीनिंग क्या लिखोगे? इट इज़ एन एसेट्स हेल्ड फॉर अर्निंग इनकम बाय वे ऑफ व्हाट सर? बाय वे ऑफ डिविडेंड, इंटरेस्ट, रेंटल, फॉर कैपिटल अप्रिसिएशन। क्लियर। अब बात करते हैं नंबर 2, एप्लीकेबिलिटी। ये AS किसको एप्लीकेबल होता है और किसको नहीं एप्लीकेबल होता है। तो क्लियरली बोलते हैं दिस अकाउंट इज नॉट, डज नॉट डील विद, मतलब इनके बारे में जिक्र नहीं किया इसके अंदर। डज नॉट डील विद पहला, अगर आपका रेंट मिलता है, इंटरेस्ट मिलता है, डिविडेंड मिलता है, उसके बारे में इधर जिक्र नहीं किया, वो सब पढ़ेंगे AS9 के अंदर। ऑपरेटिंग लीज और फाइनेंशियल लीज के बारे में यहाँ पर जिक्र नहीं किया गया है, क्योंकि ये भी तो एक इन्वेस्टमेंट है। अगर आप कोई एसेट परचेस करते हो, बाद में किसी और को दे डालते हो, तो उसके बारे में नहीं किया है, क्योंकि ऑपरेटिंग लीज, फाइनेंशियल लीज AS19 में। इन्वेस्टमेंट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट AS15 है, जो फाइनल लेवल में होता है, तो रिटायरमेंट बेनिफिट अभी नहीं है इधर, ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट प्लान और लाइफ इंश्योरेंस इंटरप्राइजेस, तो यहाँ पर उनका जिक्र नहीं किया है। म्यूचुअल फंड, वेंचर कैपिटल फंड और एनी अदर रिलेटेड एसेट्स मैनेजमेंट कंपनी, बैंक, पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ये लोग भी तो इन्वेस्टमेंट करते, इनके बारे में नहीं बात किया इधर पे, ठीक है। तो AS13 ये लोग को बाहर निकाल दिए, चलो बाहर निकलो, इनके बारे में मत पूछना हमको इधर पे AS13 में। क्लियर। इंटरेस्ट, डिविडेंड, रेंटल से इनकम होता है, ऑपरेटिंग लीज, फाइनेंशियल लीज, रिटायरमेंट बेनिफिट, और ये जो बैंक, पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होते हैं उनके बारे में, ठीक है। एसेट्स मैनेजमेंट कंपनी जो म्यूचुअल फंड है उनके बारे में, ठीक है। म्यूचुअल फंड, बैंक, पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, इनके बारे में बात नहीं किया गया। क्लियर। नेक्स्ट, अब आते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट, जो भी हम पैसा इन्वेस्ट करते हैं उसको क्लासीफाई करते हैं कि कुछ इन्वेस्टमेंट करंट इन्वेस्टमेंट होते हैं और कुछ इन्वेस्टमेंट किस टाइप के होते हैं, लॉन्ग टर्म होते हैं। तो किसको बोलते हैं करंट इन्वेस्टमेंट और किसको बोलते हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। हम पहले लॉन्ग टर्म के पास गए, पूछे व्हाट इज लॉन्ग टर्म, ये लॉन्ग टर्म तेरा डेफिनेशन बता। सुने, हम लॉन्ग टर्म के पास गए, बोले तेरा डेफिनेशन बता, व्हाट इज़ लॉन्ग टर्म, तो बोलता है जो करंट है, नहीं बोला अभी नहीं समझा। फिर करंट के पास गए, करंट ये नहीं बोलेगा जो लॉन्ग टर्म नहीं है। करंट ने बोला बैठो चाय लोगे, बोला नहीं पी क्या है। करंट इन्वेस्टमेंट क्या होता है? इन्वेस्टमेंट दैट इज रीडली रियलाइजेबल, आपका पैसा जल्दी निकल जाएगा, एंड इज इंटेंडेड टू बी हेल्ड, आपने क्या सोच के रखा, इंटेंड टू बी हेल्ड फॉर नॉट मोर देन 1 ईयर। 1 ईयर गिनना है, नॉट मोर देन 1 ईयर। कहाँ से गिनना है? नॉट मोर देन 1 ईयर फ्रॉम द डेट व्हेन इन्वेस्टमेंट इज मेड। मेड इम्पॉर्टेंट,
मतलब आपने जब पैसा इन्वेस्ट किया, आपने गैस इन्वेस्ट किया है, इसको एक डेट बना के देता हूँ आपको। आपने पैसा इन्वेस्ट किया 1 जुलाई 2021 को और ईयर एंडिंग है आपका 31 मार्च 2022। तो बेटा जी यहाँ पर आपने इन्वेस्टमेंट किया, इन्वेस्टमेंट आपने ये डेट को किया है, मेड मतलब इन्वेस्टमेंट किया। तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च, 9 मंथ होता है, विच इज़ लेस देन 1 ईयर। तो ये इस इन्वेस्टमेंट को बोलेंगे करंट इन्वेस्टमेंट। जो इन्वेस्टमेंट लंबे समय के लिए किए हो उसको बोलेंगे लॉन्ग टर्म, जो करंट नहीं है वो लॉन्ग टर्म है। तो किसको बोलते हैं करंट इन्वेस्टमेंट? कब वो इन्वेस्टमेंट किया वहाँ से गिनना ईयर एंडिंग तक, सुन रहे हो, तभी उसको बोलना करंट असेट, करंट इन्वेस्टमेंट। तो इन्वेस्टमेंट दैट इज रीडली रियलाइजेबल, हमें बहुत ही आसानी से वो बिक जाएगा, रीडली रियलाइजेबल and intend to be held for not more than 1 year from the date when the investment is made। मेड याद रखो, मेड आया, मेरा महबूब आया है, नहीं नौकरानी नहीं बात करो, मेड मतलब तुमने कब वो इन्वेस्टमेंट किया था, वहाँ से 1 ईयर गिनो। अगर उसका 1 ईयर नहीं हुआ है तो करंट इन्वेस्टमेंट है, 1 ईयर से ज़्यादा है तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, ठीक है। अब आते हैं तो करंट इन्वेस्टमेंट याद रहेगा ना, करंट इन्वेस्टमेंट हमने जो AS13 में किया था वो करंट इन्वेस्टमेंट किया था, परचेस करते सेल करते, परचेस करते सेल करते, हम लंबे समय के लिए नहीं रखते, प्रॉफिट मिला बेचो, तो करंट इन्वेस्टमेंट, ठीक है। आ जाओ, अब आते हैं कॉस्ट। सर इन्वेस्टमेंट का कॉस्ट क्या लेना है, कॉस्ट सुन रहे हो, कॉस्ट के बारे में बात कर लेते हैं कि उसका कॉस्ट क्या पकड़ेंगे, ठीक है, COST, कॉस्ट क्या लेना है उसका। तो चलो 4 है, अगर तुमने पैसा दिया है तो पैसा ही तुम्हारा कॉस्ट है, अगर तुमने पैसा दिया है तो कैश जितना पे किया रहेगा वही तुम्हारा कॉस्ट है। अगर मैंने कोई इन्वेस्टमेंट खरीदा है 3 लाख रुपए दिया तो 3 लाख विल बी द कॉस्ट। अगर मैंने 6 लाख दिया है तो 6 लाख विल बी माई कॉस्ट। फेस वैल्यू अलग होता है, फेस वैल्यू तो इंटरेस्ट और डिविडेंड के लिए होता है, फेस वैल्यू नहीं, मार्केट वैल्यू भी नहीं पूछ रहा हूँ, आपने कितना पैसा दिया है, क्या भाव में खरीदा, दैट इज ए कैश पेड, कैश पेड वही आपका कॉस्ट रहेगा। इशू और मार्केट प्राइस समय समय पे बदलते रहता है, जब हम खरीदे तो मार्केट प्राइस पे खरीदे लेकिन अगला दिन उसका भाव बदलते रहेगा, तो तुमने कितना पैसा दिया वही कॉस्ट रहता है। अगर कभी कभी ऐसा रहता है आप बार्टर एक्सचेंज करते हो, आपने किधर इन्वेस्ट किया उसके बदले में आप पैसा देना चाहिए था लेकिन आपने पैसा नहीं दिया, आपने अपना कंपनी का शेयर दे दिया, बार्टर एक्सचेंज, तेरा शेयर दे मैं अपना शेयर देता हूँ, तो फिर कॉस्ट क्या पकड़ने का, तो बोलता है फिर ऐसा केस में फेयर वैल्यू, फेसबुक नहीं, फेयर वैल्यू और सिक्योरिटी इशू, जो तुमने सिक्योरिटी इशू किया ना वो कॉस्ट लेना है। मैंने 1 लाख का इन्वेस्टमेंट परचेज किया और उसके बदली में अपना जो शेयर इशू किया ना 1,10,000 का था, तो 1,10,000 कॉस्ट पकड़ने का। अरे जो तुमने इशू किया ना वो लेना है, जो शेयर्स तुमने इशू किया ना उसका फेयर वैल्यू क्या था, फेयर वैल्यू मतलब उसका मार्केट वैल्यू क्या था, तो वही उसका कॉस्ट पकड़ना है, समझा। यस सर। असेट एक्सचेंज किया, असेट ही एक्सचेंज किया मतलब हमने किसी का इन्वेस्टमेंट किया उसके बदली में हमने पैसा देना चाहिए था, हमने अपना मशीन ही दे दिया उनको, असेट एक्सचेंज किया। तो बोलता है फिर ऐसा केस में 2 लोग से कंपैरिजन करना, फेयर वैल्यू ऑफ द असेट्स गिवन अप, तुमने कौन सा असेट दिया, और फेयर वैल्यू ऑफ द इन्वेस्टमेंट विच एवर इज क्लियर एविडेंट, दोनों में सबसे ज़्यादा क्लियर एविडेंट है, जो ज़्यादा पावरफुल एविडेंस है वो उसी पे शो करना, समझा। विच एवर इज मोर क्लियर एविडेंट मतलब जो ज़्यादा एविडेंस सपोर्ट करता है, ठीक है। नेक्स्ट, अगर राइट शेयर आपने खरीदा है तो 2 ऑप्शन ने इन्वेस्टमेंट में पड़े थे, राइट शेयर या तो सब्सक्राइब करते या तो सोल्ड करते। सब्सक्राइब करेगा तो कॉस्ट में ऐड कर देना, सोल्ड कर देगा तो प्रॉफिट लॉस में चले जाता हो क्योंकि पूरा का पूरा प्रॉफिट है आपका। तो कॉस्ट याद रहेगा, कैश पेड, इशू ऑफ शेयर, एसेट एक्सचेंज, राइट शेयर। आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं सर बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट का वैल्यू कितना लिखना है 31 मार्च को। तो बेटा जी अगर वो करंट इन्वेस्टमेंट होता है, कौन सा इन्वेस्टमेंट, करंट इन्वेस्टमेंट होगा तब क्या करोगे, और वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होगा तब क्या करोगे। सुनो, अगर वो करंट इन्वेस्टमेंट है तो उसका कॉस्ट और मार्केट प्राइस, मध्य प्रदेश ने लिखा हो मार्केट प्राइस, कॉस्ट और मार्केट प्राइस विच एवर इज लोअर, क्योंकि हम इसको बेचने के लिए रखे हैं, तो कॉस्ट और मार्केट प्राइस विच एवर इज लोअर फॉलो करते। याद करो AS13 में हम लोग फॉलो करते थे, AS13 में
तो कॉस्ट और मार्केट प्राइस विच एवर इज लोअर। लेकिन सर अगर लॉन्ग टर्म हमने कुछ पैसा इन्वेस्ट किया, मेरे को अभी इसका ज़रूरत नहीं है, लंबे समय के लिए लगाया मैंने पैसा, तो मार्केट कम हो डाउन हो ऊपर नीचे हो कुछ फर्क नहीं गिरता है, वैसा भी मेरे को कौन सा बेचना है, ये तो मैं लंबे समय के लिए रखा है। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को हमेशा किस पे शो करना है, कॉस्ट पे शो करना है। लेकिन कुछ लिखे हो सर आपने नीचे, हाँ अगर कभी कभी ना मार्केट धड़ाधड़ गिर गया, या तो वो टेम्परेरी हो सकता है, परमानेंट हो सकता है। टेम्परेरी मतलब ऐसे ही अप डाउन होते रहता है, तो कुछ भी नहीं करने का। टेम्परेरी रहेगा तो कुछ नहीं करना है। लेकिन अगर वो डिक्लाइन परमानेंट है, लंबे समय के लिए, परमानेंट वर्ड यूज़ किया है, इफ़ देर इज ए परमानेंट डिक्लाइन, परमानेंट याद रहेगा, तो फिर विच एवर इज लोअर लेना है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट वैल्यूड एट अ लोअर अमाउंट, समझा। कॉस्ट और मार्केट प्राइस विच एवर इज लोअर फॉलो करेंगे, नहीं तो नॉर्मली लॉन्ग टर्म हमेशा कॉस्ट पे शो होता है। ठीक है। 6वां रूल रीक्लासिफिकेशन। रीक्लासिफिकेशन क्या होता है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को अभी हम लोग करंट इन्वेस्टमेंट जैसे ट्रीट कर रहे हैं, मतलब हमें लंबे समय तक नहीं रखना है, इसको निकालना है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को करंट इन्वेस्टमेंट ट्रीट करना है। रीक्लासिफिकेशन जैसा मेल से फीमेल में आ गए ऑपरेशन करके, फीमेल से मेल में चले गए, तो वैसी रिक्लासिफिकेशन लॉन्ग टर्म से करंट में आ गए। तब मैं आपको समझाता हूँ कैसे इसको याद रखने का। अगर लॉन्ग टर्म से करंट इन्वेस्टमेंट आ गया तो आज के बाद वो करंट इन्वेस्टमेंट रहेगा, तो उसका वैल्यूएशन कैसे करेंगे ऐसा केस में, तो बोलता है उसका तुम कॉस्ट ले लो या बुक वैल्यू लो, दोनों ढूंढो, कॉस्ट ढूंढो और बुक वैल्यू। बुक वैल्यू मतलब कैरिंग अमाउंट। मैं आपको हिंट देता हूँ कैसे याद रखने का एग्जाम में, आप ये देख के बात करने का। लॉन्ग टर्म अभी करंट में जा रहा है ना, तो लॉन्ग टर्म याद करो, लॉन्ग टर्म तो कॉस्ट पे शो करते थे, तो उसका कॉस्ट ले लो और उसका कैरिंग अमाउंट, कैरिंग अमाउंट को बुक वैल्यू बोलते हैं, जो बैलेंस शीट में दिखता है। मतलब इसे मार्केट प्राइस नहीं देखने का, लॉन्ग टर्म का ये लेना। लॉन्ग टर्म पे यही करते थे ना, तो विच एवर इज लोअर लेना है, क्योंकि रिक्लासिफिकेशन हो रहा है, कॉस्ट और बुक वैल्यू विच एवर इज लोअर। याद ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आएगा एग्जाम में, भर भर के आएगा, IMP लिखा हूं मैं, आता है रिक्लासिफिकेशन के ऊपर ही क्वेश्चन आता है भर भर के, 4 पॉइंट पूछते हैं ऐसा वाला। और सर करंट इन्वेस्टमेंट से लॉन्ग टर्म में शिफ्ट हो रहे तो करंट इन्वेस्टमेंट का रूल अप्लाई करने का। करंट इन्वेस्टमेंट का रूल क्या होता है, कॉस्ट और मार्केट प्राइस विच एवर इज लोअर। यस सर, याद रहेगा। तो मतलब जब भी लॉन्ग टर्म से करंट में जाएगा ना, तो लॉन्ग टर्म का रूल अप्लाई करने का, और करंट से लॉन्ग टर्म में जा रहा है तो करंट का रूल अप्लाई करने का। कॉस्ट और मार्केट प्राइस को फेयर वैल्यू भी बोलते हैं, समझा। ये 6 पॉइंट्स याद रहेगा, 6 रूल्स गेम का, तो इसके बेस पे ही आप दुनिया का सब प्रॉब्लम कर सकते हो। चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग, अभी करके दिखाता हूँ, नहीं तो बोलोगे सर हमको तो नहीं जमा, तो अभी जमेगा। हियर कम द क्वेश्चन, तो सुनो, ब्लू चिप क्वेश्चन नंबर 1 डाल देते हैं हम। सो क्वेश्चन नंबर 1, ब्लू चिप इक्विटी इन्वेस्टमेंट लिमिटेड वेंट टू रिक्लासिफाइड। पहले रिक्लासिफिकेशन क्वेश्चन, रिक्लासिफिकेशन वाला क्वेश्चन है, ठीक है। अभी बताया था लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म वाला, लॉन्ग टर्म और करंट वाला। तो बोलता है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट इन कंपनी ए। पहला सुनो ना, ये आएगा ना क्वेश्चन, तो पहला और रूल्स लिख देना कि लॉन्ग टर्म से करंट में जाते हैं। If long-term investment is valued at current if long-term investment is reclassified as current investment, then investment is valued at cost or carrying amount whichever is lower. Second बताना, if a current investment is reclassified into long-term investment, then the valuation is to be based on cost or market price whichever is lower. Cost तो दोनों में लेते हैं। ये थ्योरी लिखना प्लीज, मैं नहीं लिखूंगा तो भड़कना नहीं, ठीक है। मैं डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूँ, तो हेयर कम द आंसर। तो आप वो प्लीज़ वो लिखेंगे याद से, अभी बताया ना, वो ड्राइंग नहीं बनाना, पैराग्राफ बना के लिखना याद से, प्लीज़ रिक्वेस्ट करता हूँ। हाँ, तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट अगर रिक्लासीफाई होते हैं तो पहला हेडिंग ले, पहला 4 है तो 4 का आंसर देंगे। हाँ, तो पहला लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट रिक्लासीफाइड। एक बार वो पैराग्राफ लिख लिए फिर आंसर देना। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट रिक्लासिफाइड एज व्हाट, करंट इन्वेस्टमेंट। तो आ जाओ,
कब हो रहा है, तारीख वगैरह कुछ दिए हैं, नहीं दिए हैं, कोई बात नहीं। तो लॉन्ग टर्म का रूल ऐड करने का, तो बेटा जी इसका कॉस्ट कितना ढूंढो, उस इन्वेस्टमेंट का कॉस्ट कितना है, उसका कॉस्ट है 8.5 लाख बरोबर। एक बार वो लिख के फिर मैं जैसा लिख रहा हूँ वैसे ही लिखना, पहले थ्योरी समझाना प्लीज़, बाद में लॉन्ग टर्म से करंट में जा रहा तो लॉन्ग टर्म का तो क्या लेंगे, इसका कैरिंग अमाउंट ना, कैरिंग अमाउंट को बुक वैल्यू भी बोलते हैं। कंपनी हैज रिड्यूस, तो एक ये वाला अमाउंट लेंगे, कॉस्ट लेंगे, और दूसरा कंपनी हैज रिड्यूस द वैल्यू ऑफ द इन्वेस्टमेंट टू 6.5 लाख टू रिकॉग्नाइज इज परमानेंट डिक्लाइन इन द वैल्यू। फेयर वैल्यू तो मार्केट वैल्यू वो नहीं लेते हैं हम लोग तो ये लेंगे उसका कैरिंग अमाउंट। समझ में आ रहा है, हाईलाइट किया है हमने। तो इसका कैरिंग अमाउंट मतलब बुक वैल्यू, हाँ क्या कैरिंग अमाउंट, तो कैरिंग अमाउंट कितना लेंगे 6.5 लाख। बोलो हमेशा लोअर लेना है तो इन दोनों में से लोअर लेना है, तो वैल्यू ऑफ करंट इन्वेस्टमेंट कितना लिखेंगे बैलेंस शीट में 6.5 लाख। समझा, यस सर। अब सेकंड क्वेश्चन का आंसर देते हैं। सेकंड क्वेश्चन अब बोलता है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट इन कंपनी भी कॉस्टिंग, कॉस्ट तो लेते ही लेते हैं हम लोग, कॉस्ट तो लेते हैं, सब में लेते हैं। रिक्लासिफाइड एज करंट इन्वेस्टमेंट, फेयर वैल्यू मार्केट वैल्यू नहीं लेना, बुक वैल्यू लेना। यस सर, तो 7 और 7 साथ ही लेंगे, ये भी कोई पूछने वाली बात है, लेकिन लिखना तो पड़ेगा। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट रिक्लासिफाइड एज करंट इन्वेस्टमेंट, अंडरलाइन मार दो। फिर लिखना उसका कॉस्ट कितना था 7 लाख था, और उसका बुक वैल्यू कैरिंग अमाउंट को बुक वैल्यू भी बोलते हैं, हाँ क्या, तो बुक वैल्यू कितना 7 लाख। तो बेटा जी इन दोनों में से लोअर कौन सा है, वही 7 लाख। तो वैल्यू ऑफ करंट इन्वेस्टमेंट कितना शो करेंगे बुक में 7 लाख। बोलो मस्त प्रेजेंटेशन, समझा कैसा प्रेजेंट करना है एग्जाम में। यस सर, पहला और थ्योरी समझा देना, बाद में प्रेजेंटेशन करना। आगे बढ़ते हैं, थर्ड वाला ट्राई कर रहे हैं, तो थर्ड मतलब थर्ड ही लिखो। अब पढ़ो, करंट इन्वेस्टमेंट है 10 लाख का, रिक्लासिफाइड एज लॉन्ग टर्म, तो करंट वाला रूल अप्लाई करने का, हाँ जो पहले लिखा नाम वही अप्लाई करने का, वही रूल। द मार्केट वैल्यू, तो कॉस्ट और मार्केट वैल्यू लेंगे ना बेटा जी, कॉस्ट है उसका 10 लाख और उसका मार्केट वैल्यू है 12 लाख, 10 की 12 10, इसी को लिखेंगे, बहुत इजी, कंट्रोल ही नहीं होता है। तो करंट इन्वेस्टमेंट रिक्लासिफाइड एज व्हाट सर, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। तब क्या करेंगे, तो कॉस्ट तो सब में लेते ठाकुर साहब 10 लाख, उसको कंपेयर करेंगे मार्केट प्राइस से, मार्केट प्राइस है 12 लाख, तो इन दोनों में लोअर, तो वैल्यू ऑफ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कितना ट्रीट करेंगे आज से 12 10 विच एवर इज लोअर ना, 10 लाख। समझा, यस सर। लास्ट नंबर 4 करंट इन्वेस्टमेंट कॉस्टिंग, 15 लाख, रिक्लासिफाइड एज लॉन्ग टर्म, मार्केट वैल्यू दिया है, रेडीमेड दिया है, तो 15 की 14, आंसर 14, लेकिन मस्त लिखना मेरे स्टाइल में। तो करंट इन्वेस्टमेंट रिक्लासिफाइड एज व्हाट सर, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, तो क्या करेंगे कॉस्ट, सुन रहे हैं कॉस्ट, तो कॉस्ट कितना लिखे, कॉस्ट लिखेंगे, एक सेकेंड लाइट का क्या इशू आ रहा है, डिस्को चालू है, हाँ। तो कॉस्ट है 15 लाख और मार्केट प्राइस है 14 लाख, तो विच एवर इज लोअर, तो वैल्यू ऑफ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कितना लिखेंगे 14 लाख। समझा, वैसा भी वहाँ ऊपर लोअर लिखा था इसलिए लोअर होगा ना, ले लिखा। समझा, क्वेश्चन नंबर 1 समझा, मस्त एकदम, इस तरीके से प्रेजेंटेशन कर देना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन इंसर्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। सुनो गांव वालों, सो क्वेश्चन नंबर 2 मई 2016 में आ चुका है। एक्टिव बिल्डर इन्वेस्टेड इन शेयर्स, एक बिल्डर है इन्वेस्टेड इन शेयर्स ऑफ अनदर कंपनी
ऑन 31 अक्टूबर एट ए कॉस्ट ऑफ 4.5 लाख. इट वॉज ऑल्सो परचेज गोल्ड ऑफ 5 लाख एंड सिल्वर. तो शेयर्स परचेज किया 4.5 लाख का, दिखाई दे रहा है, शेयर परचेज किया 4.5 लाख का, गोल्ड और सिल्वर परचेज किया. इट ऑल्सो अर्लियर परचेज गोल्ड एंड सिल्वर ऑन 31 मार्च 2013. वो बहुत पहले परचेज किया था. शेयर अभी अक्टूबर में परचेज किया. मार्केट वैल्यू ऑन 31 मार्च 2016 शेयर्स गोल्ड और सिल्वर का दिया हुआ है. हाउ विल द अबव इन्वेस्टमेंट इंश्योर इन द बुक्स ऑफ द अकाउंट ऑफ एक्टिव बिल्डर फॉर द ईयर एंडेड एज पर द AS 13. तो ठीक है, एकदम सिंपल है. तो पहला आंसर लिख देना एज पर AS 13 इन्वेस्टमेंट जो मोर देन 1 ईयर के लिए नहीं रखा है फ्रॉम द डेट ऑफ व्हेन इट इज मेड, तो उसको करंट बोलते. ये लिखना इन्वेस्टमेंट हेल्ड फॉर, वो इंग्लिश लिखना जो ऊपर लिखा था, हेल्ड फॉर नॉट मोर देन, जंगल का मोर अलग, नॉट मोर देन 1 ईयर. 1 ईयर कहाँ से गिनोगे? फ्रॉम द डेट व्हेन इन्वेस्टमेंट इज मेड. when investment is made is called करंट इन्वेस्टमेंट. और करंट इन्वेस्टमेंट का रूल्स क्या होता है? करंट इन्वेस्टमेंट इज वैल्यूड एट अ कॉस्ट और मार्केट प्राइस विच एवर इज लोअर, है ना. तो पहले इंग्लिश पूरा लिख देना. उसके बाद आते हैं, हम आपको ये बोल रहे हैं ये जो शेयर्स इन्होंने परचेज़ किया, हाईलाइट कर रहा हूँ, ये शेयर्स इन्होंने परचेज़ किया 31 अक्टूबर को 4.5 लाख का, और अपना ईयर एंडिंग है 31 मार्च 2016. अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च, ये तो मोर लेस देन 1 ईयर वाला है. तो शेयर शॉर्ट टर्म है, और गोल्ड और सिल्वर तो 2013 में रखा था, ये तो लॉन्ग टर्म है. तो शेयर्स पे शॉर्ट टर्म वाला रूल अप्लाई होगा. सुन रहे हो? तो शेयर्स वाला पे शॉर्ट टर्म का रूल अप्लाई होगा. तो विच एवर इज लोअर हाईलाइट करता हूँ. देखो शेयर्स का अमाउंट है 31 मार्च को 375. तो कौन सा अमाउंट लेंगे साहब? 3,75,000. जो अमाउंट कम हो जाएगा वो डिफरेंस प्रॉफिट लॉस में जाएगा शेयर्स का. ठीक है, यहाँ लिख देता हूँ, लॉस ट्रांसफ़र टू, ये वैल्यू लिखा जाएगा, लॉस ऑन शेयर्स, जो भी शेयर्स में लॉस हुआ ट्रांसफ़र टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चले जाएगा. और गोल्ड और सिल्वर का भाव तो वही लिखा जाएगा, क्योंकि लॉन्ग टर्म तो कॉस्ट पे वैल्यू होता है ना. लॉन्ग टर्म तो कॉस्ट पे वैल्यू होता है. तो कॉस्ट कितना था उसका? 5 लाख और 2,25,000. उसको एज इट इज़ कितना है, हाँ सिल्वर का कितना है 225. पहला गोल्ड 5 लाख का, ठीक है, तो गोल्ड 5 लाख का है. हाँ, तो गोल्ड 5 लाख लिखेंगे क्योंकि वो लॉन्ग टर्म है. ये शॉर्ट टर्म था, करंट था, करंट इन्वेस्टमेंट था. ये वाला लॉन्ग टर्म है, और सिल्वर वाला भी लॉन्ग टर्म है. वो कितना है? 2,25,000. बोलो समझा? प्लस कर दोगे तो बैलेंस शीट में इतना हम शो करेंगे. इन्वेस्टमेंट 375 प्लस आंसर आता है 11 लाख. सुना ही आ रहा है? 11 लाख हम अपना बैलेंस शीट में शो करेंगे. और शेयर्स में लॉस कितना हो मालूम है? 4.5 लाख का शेयर्स आज 375 हो गया. 75,000 का जो लॉस है, ठीक है, लिख दिया ऊपर, 75,000 लॉस ऑन शेयर ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करें. इजी था ना क्वेश्चन नंबर 2. आगे बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 3. सर इतना छोटा नहीं है इसका, ये इसका मुंडी है, तंगड़ी अलग हो गया. सुनो, हाउ विल यू डील विद द फॉलोइंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ परिधि इलेक्ट्रॉनिक एज ऑन 31 मार्च विद रेफरेंस टू AS 13. परिधि इलेक्ट्रॉनिक इन्वेस्टेड इन शेयर्स ऑफ अनदर कंपनी ऑन 1 मई 2012 एट ए कॉस्ट ऑफ 3 लाख विद द इंटेंशन टू होल्ड फॉर मोर देन ए ईयर. हाँ, लॉन्ग टर्म.
The published account of unlisted company received on Jan revealed that the company has incurred a cash loss with a decline market shares and investment in Paridhi Electronic not fetch. ये देखो खतरनाक वर्ड बोला है, not fetch more than 45,000. मतलब a published account of unlisted revealed that the company has incurred a cash loss with a decline market shares and investment in Paridhi Electronic may not fetch. मतलब 45,000 से ज़्यादा नहीं मिला, इसका मतलब ये लॉन्ग टर्म नुकसान है, ये मतलब परमानेंट टाइप का है। ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट ये तो पक्का है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को कॉस्ट पे शो करते हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को कम कब शो करते हैं, जब वो डिक्रीज हुआ और वो डिक्रीज परमानेंट नेचर का है, क्योंकि कैश लॉस बोला है ना, खतरनाक कैश लॉस हुआ, इतना आसानी नहीं है इसको रिकवर करना। ओके, तो इसको हम किस पे शो करेंगे, 45,000 पे शो करेंगे। और लॉस जो भी डिफरेंस हुआ ना वो 2 लाख का 23 लाख का चीज़ 45,000 हो गया, तो 2,55,000 का जो लॉस हुआ वो सीधा हम प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफ़र करेंगे, ये बात लिखेंगे। चलो आंसर कैसे प्रेजेंट करें, क्वेश्चन नंबर 1 का ध्यान देना, 1 लिख देना। लॉन्ग पहले बताना, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट शोन एट ए कॉस्ट, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट इज वैल्यूड एट ए कॉस्ट पे होता है, तो सबको मालूम है। इफ देर इज ए, इफ और लिखना, इफ देर इज अ परमानेंट डिक्लाइन, इफ देर इज परमानेंट डिक्लाइन, टेम्पररी नहीं परमानेंट, देन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट इज वैल्यूड एट अ लोअर अमाउंट, वैल्यूड एट अ लोअर अमाउंट, पहला रूल समझा देना, ठीक है। पैराग्राफ चेंज, अभी ये जो इन्वेस्टमेंट इन्होंने किया है परिणीति इलेक्ट्रॉनिक ने, परिणीति इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टेड इन अनलिस्टेड कंपनी, इन्वेस्टेड इन अनलिस्टेड कंपनी, अनलिस्टेड कंपनी, ठीक है, ऑफ कितने का, 3 लाख का, 3 लाख का आपने इन्वेस्टमेंट किया था। देयर इज ए डिक्लाइन, देयर इज अ डिक्लाइन इन अ मार्केट प्राइस, बरोबर वो तो बोले थे, विच विल नॉट फेच, ऐसा भी बोला था, फेच मतलब रियलाइज, विच विल नॉट फेच मोर देन, इससे ज़्यादा नहीं मिलेगा पक्का, 45,000 ज़्यादा नहीं मिलेगा। सो द decrease is permanent nature, so the decrease is permanent in nature, परमानेंट इन नेचर, ये डिक्रीज परमानेंट नेचर का है। देयरफॉर इन्वेस्टमेंट इज वैल्यूड एट ₹45,000 ऑन 31 मार्च 2016। तो सर जो डिफरेंस है वो, एंड द लॉस ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कितना लॉस ट्रांसफर होगा, 2,55,000, ये लॉस है, प्रॉफिट लॉस में ट्रांसफर करेंगे। बोलो समझा। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कॉस्ट पे शो करते हैं, इफ देयर इज ए परमानेंट डिक्लाइन देन लॉन्ग टर्म को लोअर अमाउंट पे शो करते हैं। पैराडाइज लिमिटेड ने इन्वेस्टमेंट किया था, वो बोलते कि 45,000 से ज़्यादा नहीं मिलेगा, 3 लाख लगाए थे लेकिन 45 से ज़्यादा नहीं मिलेगा, तो ये परमानेंट नेचर है, गारंटी है एकदम। तो ये जो 45,000 हम लोग शो करेंगे और लॉस कहाँ ट्रांसफर करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। क्लियर। नेक्स्ट नंबर 2, ऑल्सो पैराडाइज लिमिटेड हैज़ अ करंट इन्वेस्टमेंट, परचेज किया था 5 लाख का, व्हेन द कंपनी वांट टू रिक्लासीफाई वाला क्वेश्चन है लॉन्ग टर्म, तो करंट इन्वेस्टमेंट से लॉन्ग टर्म में जा रहा, तो कॉस्ट ऑफ मार्केट प्राइस विच एवर इज लोअर, तो बेटा जी कौन सा लोगे, इसका कॉस्ट है 5 लाख, मार्केट प्राइस लेंगे ना 2.5 लाख लिखेंगे, वो आप लिख सकते हैं। इसका आंसर कितना आएगा, सेकंड का अभी किया था ना ऊपर, इसका वैल्यू कितना लिखेंगे, वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट कितना लिखेंगे, फिर 2.5 लाख लिखेंगे, विच एवर इज लोअर, कॉस्ट ऑफ मार्केट प्राइस विच एवर इज लोअर, तो कॉस्ट 5 लाख है, मार्केट प्राइस 2.5 हो गया, तो लोअर लेंगे, क्योंकि करंट इन्वेस्टमेंट क्लासीफाई हो रहा था, करंट वाला रूल अप्लाई करने का। ठीक है, करंट इन्वेस्टमेंट क्लासीफाइड से लॉन्ग टर्म में जा रहे हैं, तो करंट वाला रूल अप्लाई करना। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर कौन सा किया हमने, 2 हो गया, ये क्वेश्चन नंबर 3 था हमारा।
अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है, इंसर्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। रिक्लासिफिकेशन के ऊपर ही क्वेश्चन है, इजी है। वाह, देखो ऐसा बड़ा क्वेश्चन आते हैं, रेडी रहना। रामायण पूरा 5-5 मार्क्स के लिए, दिखाई दे रहा है? यस सर, चलो पढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 हो गए, ये क्वेश्चन नंबर 4 डाल देते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 4 सुनो। ऑन 15 जून 2018 वाई लिमिटेड वांट टू रिक्लासीफाई द इन्वेस्टमेंट, ठीक है, अकॉर्डिंग टू AS 13 डिसाइडेड द स्टेट द ट्रांसफर। ठीक है, बहुत ईजी है, मज़ा आएगा। पहला आप रूल क्या लिखोगे, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट इज रिक्लासीफाइड एज करंट इन्वेस्टमेंट। वैल्यूएशन कैसे करते हो, कॉस्ट और बुक वैल्यू विच एवर इज लोअर, लॉन्ग टर्म का रूल अप्लाई करना। फिर बोलना, दूसरा लिखना, करंट इन्वेस्टमेंट रिक्लासीफाइड एज लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, देन वैल्यूएशन टू बी बेस्ड ऑन कॉस्ट और मार्केट प्राइस विच एवर इज लोअर। ये पहला लिखना प्लीज़, उसके बाद ही मेरा आंसर लिखना। अब हम करते हैं आंसर, ट्राई करते हैं। तो सुनो, पढ़ते जाते हैं, सॉल्व भी करते जाएंगे। ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट परचेस ऑन 1 मार्च रिक्लासीफाइड एज लॉन्ग करंट इन्वेस्टमेंट। ओरिजिनल कॉस्ट तो सब में लेते हैं 14 लाख है, रिटर्न डाउन बाय 2 लाख, 2 लाख से कम किया ड्यू टू टेम्परेरी डिक्लाइन वगैरह लिखा है, तो इसका मतलब 12 लाख लिखा रहेगा वो लोग ने, 2 लाख कम किया तो। और मार्केट वैल्यू नहीं देखना क्योंकि लॉन्ग टर्म वाला है, 2 लॉन्ग टर्म वाला दिया, 2 शॉर्ट टर्म वाला दिया, मिला। तो चलो 1 का आंसर देते हैं, वो पैराग्राफ लिखने के बाद ही आंसर लिखना। तो फर्स्ट 1 2 3 लिखा, तो हम भी 1 2 3 बोल के आंसर देंगे। नंबर 1, तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट रिक्लासीफाई ऐसा करंट इन्वेस्टमेंट, ऐसा करंट इन्वेस्टमेंट। अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट रिक्लासीफाई होता है करंट इन्वेस्टमेंट में, तो कॉस्ट कितना उसका 14 लाख समथिंग, हाँ कॉस्ट है उसका 14 लाख, और उसका बुक वैल्यू लेंगे, बुक वैल्यू, तो उसका बुक वैल्यू है 12 लाख, क्योंकि 2 लाख कम किया ना वो लोग ने, तो विच एवर इज लोअर, तो वैल्यू ऑफ अ करंट इन्वेस्टमेंट, आज के बाद वो करंट इन्वेस्टमेंट है, कितना लोगे 12 लाख रुपया लेंगे, समझा। नंबर 2 का आंसर देते हैं। अनदर पोर्शन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट 15 जैन को परचेस किया था, रिक्लासीफाइड एज करंट इन्वेस्टमेंट। ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ द इन्वेस्टमेंट ये 7 लाख, हाँ ओरिजिनल कॉस्ट दिया हुआ है बेटा जी, ओरिजिनल कॉस्ट है कितना 7 लाख, मिला। और रिटर्न डाउन टू 5 लाख, इसका बुक वैल्यू 5 लाख है, मार्केट वैल्यू नहीं देखना है। तो फिर से इंग्लिश लिखते हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट रिक्लासीफाइड एज अ करंट इन्वेस्टमेंट, फिर से तुम ही लिखो, हमारा तो लिख के हो गया। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट रिक्लासीफाइड एज करंट इन्वेस्टमेंट, तो कॉस्ट कितना है 7 लाख, बुक वैल्यू कितना 5 लाख, इन दोनों में से लोअर, आंसर 5 लाख लिखा जाएगा, बहुत इजी था। नंबर 3, अब आते हैं नंबर नेक्स्ट, बोलता है पोर्शन ऑफ द करंट इन्वेस्टमेंट परचेस ऑन 15 मार्च रिक्लासीफाइड एज लॉन्ग टर्म, ना करंट का रूल अप्लाई करना, तो मार्केट वैल्यू इज 6 लाख, और कॉस्ट हमें, कॉस्ट तो सब में चाहिए बेटा जी, कॉस्ट तो हमें सब में चाहिए, उसका कॉस्ट है 7 लाख, और उसका मार्केट वैल्यू है 6 लाख, तो 7 और 6 मिला। मार्केट वैल्यू ऑन द इन्वेस्टमेंट ऑन 31 मार्च 6 लाख, नहीं रुक जाओ टाइम प्लीज़, रुक जाओ, ये एक रिक्लासिफिकेशन कभी हो रहा है, करंट परचेज किया था 15 मार्च को, रिक्लासीफाइड एज लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। ये सुनो, ये सब जो रिक्लासिफिकेशन का डेट है ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये देखो 15 जून का डेट इंपॉर्टेंट है, ये तारीख का मार्केट प्राइस ढूंढने का, तो नीचे ढूंढो, ये तारीख का जो मार्केट प्राइस है 15 जून का, ये देखो इधर नीचे 15 जून का मार्केट प्राइस 8.5 लाख है, क्योंकि रिक्लासिफिकेशन उसी दिन हुआ था, तो उसी दिन का मार्केट प्राइस बताओ ना, 31 मार्च को हमको नहीं चाहिए, तो कॉस्ट ऑफ मार्केट प्राइस विच इज लोअर, आंसर 7 लाख, ठीक है। तो इसको आंसर लिखेंगे, क्या लिखेंगे अभी इंग्लिश, करंट इन्वेस्टमेंट रिक्लासीफाई एज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, तो क्या लोगे, कॉस्ट कितना लोगे उसका 7 लाख लोगे, और उसका मार्केट प्राइस लेना, मार्केट प्राइस है, मार्केट प्राइस कभी का लोगे बेटा जी 15 जून का लेना, 8.5 लैक्स है, तो बेटा जी इन दोनों में से लोअर, आंसर वैल्यू ऑफ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कितना लिखेंगे, आंसर 7 लाख, कितना इजी था। नंबर 4, चलो
अब बोलता है अनदर पोर्शन करंट इन्वेस्टमेंट परचेज किया था, उसका कॉस्ट है 4 लाख का, रिक्लासिफाइड है उसे तो 15 जून का ही लेना। सुन रहे हो ठाकुर, 15 जून का 3.8, तो 4 की 3.8, आंसर 3.8। तो यही लिखेंगे, करंट इन्वेस्टमेंट रिक्लासीफाई एज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। तो कॉस्ट कितना है, 4 लाख दिया था, और जो मार्केट प्राइस लोगे वो 15 जून का लेना, क्योंकि 15 जून को ये करंट से लॉन्ग टर्म में शिफ्ट हो रहा, तो उसी दिन का मार्केट प्राइस लेने का, याद रहेगा 3.8 लाख। तो इन दोनों में से लोअर, तो वैल्यू ऑफ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कितना लिखेंगे, 3.8 लाख। एज्यूम करते हैं एग्जाम में करोगे ये सब, एकदम ईजी है, टाइम पास है। सो क्वेश्चन नंबर 4 हमारा हो गया, दिखाई दे रहा है, एक बार देख लें। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 5, देखो ये गोल्ड सिल्वर वाला फिर से आया। हम बार बार सॉल्व करते हैं, बार बार आ जाते हैं भैया जी। सो ये हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 5 सुनो। ए लिमिटेड इन्वेस्टेड इन शेयर्स ऑफ XYZ लिमिटेड ऑन 1 दिसंबर 50,000 का। आउट ऑफ दी शेयर, अच्छा इसके अंदर पार्शियलिटी थोड़ा जितना भी इन्वेस्टमेंट किया है 50,000 उसका कॉस्ट है, शेयर्स का कॉस्ट है, शेयर का कॉस्ट है। अब उसमें कुछ बातें बोल रहे हैं अंकल, बोलता है उसमें से 25,000 परचेज विद इंटेंशन टू होल्ड फॉर मोर देन 6 मंथ। मतलब इसमें से जो 25,000 है लॉन्ग टर्म नेचर है, और बाकी 25,000 करंट इन्वेस्टमेंट जैसा बोलता है वो। हाँ, 25,000 परचेज विद इंटेंशन फॉर लॉन्ग टर्म, बाकी शॉर्ट टर्म के लिए। ए लिमिटेड ऑल्सो परचेज गोल्ड और सिल्वर 2019 में, ठीक है, 1 अप्रैल। मार्केट वैल्यू दिया हुआ है उसका, ठीक है, 1 लाख। गोल्ड और सिल्वर नॉर्मली लंबे समय के लिए लोग खरीदते हैं, तो शेयर्स का क्या करें, शेयर्स का। और बोलता है 47,500 डिक्लाइन इज टेम्पररी। टेम्पररी चीज़ इग्नोर करना है, टेम्पररी चीज़ इग्नोर करना है। लेकिन रुक जाओ, करंट इन्वेस्टमेंट अगर आधा करंट नेचर है तो करंट इन्वेस्टमेंट का कॉस्ट तो यही हो गया, ये बेटा जी उसका कॉस्ट हो गया। कॉस्ट को कंपेयर करेंगे, किससे कंपेयर करेंगे, मार्केट प्राइस से। ऊपर लिख देता हूँ, आधा करंट इन्वेस्टमेंट है, आधा लॉन्ग टर्म है, तो करंट इन्वेस्टमेंट को कंपेयर करेंगे मार्केट प्राइस से। मार्केट प्राइस पूरा दिया है 47,500, उसका आधा करो, आधा, तो 47,500 का आधा 23,750। करंट इन्वेस्टमेंट वैल्यू करते विच इज लोअर, और लॉन्ग टर्म में इग्नोर करते क्योंकि वो टेम्पररी है। कितना इजी था, समझे। तो आंसर लिखते हैं, ये समरी समझ गए ऊपर जो बनाया मैंने मेरे सर के पीछे। हाँ, तो लिखते हैं, चलो। बस इसमें खास था कि आधा करंट नेचर था। हाँ, तो ए लिमिटेड इन्वेस्टेड इन शेयर्स, पहले पूरा स्टोरी लिख देना। ए लिमिटेड इन्वेस्टेड इन शेयर्स एट ए कॉस्ट ऑफ कितने का, 50,000 का। 50% हेल्ड फॉर लॉन्ग टर्म, 50% हेल्ड फॉर लॉन्ग टर्म पर्पस। हेंस मतलब मुर्गी, ऑन 31 मार्च 2020 hence on 31 March 50% तो लॉन्ग टर्म है, तो लॉन्ग टर्म को तो हम लोग उसी पे शो करेंगे, बैलेंस 50% का बात करते हैं। हैंस वैल्यू ऑफ 50% शेयर्स टू बी टेकन is 25,000, आधा, and value of बैलेंस 50% का कॉस्ट कितना रहेगा, वो भी 25,000 होगा, और उसको कंपेयर करेंगे मार्केट प्राइस से। मार्केट प्राइस अभी बताया 23,750, तो इन दोनों में से लोअर लेंगे, लोअर।
लोअर कितना लेंगे, दैट इज़ 23750, समझा, ये लेंगे। और जो कम हुआ ना वो डिफरेंस प्रॉफिट लॉस में ट्रांसफ़र करेंगे। मतलब 50% 25,000 पे शो करेंगे और बाकी 50% 23,750 पे। डबल अंडरलाइन हमारा मतलब आंसर है। मिला क्या? मिल रहा है बेटा? तो आधा 25,000 पे शो करेंगे, वैसा भी टेम्परेरी है तो लॉन्ग टर्म कॉस्ट पे शो होता है। मिला। ए लिमिटेड इन्वेस्टमेंट शेयर एट ए कॉस्ट ऑफ 50% हेल्प फॉर लॉन्ग टर्म एंड 50% शेयर टू बी टेकन एज 25,000, लेकिन बैलेंस 50% वो करंट नेचर है तो लोअर लेते हैं, समझा। और गोल्ड और सिल्वर जनरली हम लंबे समय के लिए खरीदते हैं। गोल्ड एंड सिल्वर जनरली परचेस फॉर काय के लिए, फॉर लॉन्ग टर्म। तो इसको भी हम लोग कॉस्ट पे शो करेंगे। देयरफॉर गोल्ड और सिल्वर कॉस्ट पे शो करेंगे। देखो गोल्ड कितने में खरीदे थे, 1 लाख का और 30 लाख का खरीदे थे, वही शो करेंगे, 1 लाख और 30 लाख, ठीक है। तो ये आंसर है। गोल्डन से जनरली परचेस फॉर लॉन्ग टर्म पर्पस, देयरफॉर वैल्यूड एट कॉस्ट। हाँ, देयरफॉर इट इज वैल्यूड एट अ कॉस्ट ऑन 31 मार्च 2020, ये लिख देना, वैल्यूड एट कॉस्ट ऑन 31 मार्च 2020। तो गोल्ड का कीमत कितना लिखेंगे, 1 लाख लिखेंगे और सिल्वर का 30 लाख। बोलो समझा? जो तो डबल अंडरलाइन हमारा आंसर है। चलो लास्ट क्वेश्चन करते हैं, नंबर 6। Jan 21 में आ चुका है, देख रहे हो, सेम मज़ा आता है इन्वेस्टमेंट का क्वेश्चन। तो हम ऊपर का कॉपी कर लेते, यही काम आ जाएगा, हमको बार बार लिखना पड़ता है। सुन रहे, सेम आता है, एंजॉय। थोड़ा रुको, इरेज कर लूँ मैं। हो गया हमारा। चलो प्रैक्टिस। कुनाल्स सिक्योरिटी स्क्रूटिनी सिक्योरिटी लिमिटेड वांट टू रिक्लासीफाई द इन्वेस्टमेंट अकॉर्डिंग टू ब्ला डेटा नहीं दिया। चलो स्टार्ट करते हैं। तो पहला बोलता है लॉन्ग टर्म कॉस्टिंग 10.5 रिक्लासीफाइड एज करंट इन्वेस्टमेंट। तो लॉन्ग टर्म का रूल अप्लाई होगा। लॉन्ग टर्म का कॉस्ट दिया हुआ, कंपनी हैज रिड्यूस द वैल्यू इन्वेस्टमेंट टू 9 लाख। तो 10.5 की 9 10 पास, तो 10 यहाँ लिखेंगे 10.5 और 9, तो 10.5 की 9, तो आंसर 9 लाख हो गया। सेकेंड वापिस, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कॉस्टिंग 14 लाख रिक्लासीफाइड एज करंट फेयर वैल्यू, मतलब मार्केट वैल्यू, हमको तो बुक वैल्यू चाहिए अंकल जी। तो 14 की 14 दोनों 14 लिखेंगे। अरे इजी है यार, क्यों टेंशन लेते हो। करंट इन्वेस्टमेंट, अब आते हैं करंट वाला। करंट इन्वेस्टमेंट कॉस्टिंग तो सब में लेते हैं, रिक्लासीफाइड एज लॉन्ग टर्म, और उसका मार्केट प्राइस है 13.5, तो विच इज लोअर, 12 और 13.5, 12 और 13.5, आंसर 12 लाख। लास्ट, करंट इन्वेस्टमेंट ऑफ डी, करंट इन्वेस्टमेंट है ये भी भैया जी, करंट इन्वेस्टमेंट है, कॉस्टिंग 18 लाख, रिक्लासीफाइड एज लॉन्ग टर्म, मार्केट वैल्यू 16.5। कुछ रह ही नहीं गया ऐसा क्वेश्चन में। 18 की 16.5 16.5 ये लिखेंगे, 18 की 16.5, आंसर 16.5। प्रॉब्लम कंप्लीटेड। तो एज्यूम करता हूँ इन्वेस्टमेंट चैप्टर समझ में आया, सर ने क्या क्या बताया है। जाते जाते एक बार वापस आपको बता दूँ, रिकॉल करा दूँ कि इन्वेस्टमेंट का 6 पॉइंट क्या क्या ध्यान दोगे। मीनिंग ये एप्लीकेबल नहीं होते इनके ऊपर। करंट इन्वेस्टमेंट, जब आप इन्वेस्टमेंट करते हो वहाँ से गिनना है 1 ईयर, अगर 1 ईयर का कम है तो करंट इन्वेस्टमेंट,
1 ईयर से ज़्यादा है, 1 ईयर से ज़्यादा हो गया तो लॉन्ग टर्म। कॉस्ट पैसा दिया तो पैसा, शेयर दिया तो जो आपने सिक्योरिटी इशू किया वो लेना है, एक्सचेंज किया तो विच एवर इज़ मोर क्लियर एविडेंट राइट शेयर मालूम है। करंट इन्वेस्टमेंट कॉस्ट ऑफ मार्केट प्राइस विच एवर इज लोअर, लॉन्ग टर्म कॉस्ट पे शो करते हैं, परमानेंट होगा तो ही लोअर करते हैं, टेम्परेरी रहेगा तो इग्नोर। रिक्लासिफिकेशन पर भर भर क्वेश्चन आएगा। लॉन्ग टर्म से करंट में जाएंगे तो लॉन्ग टर्म का रूल अप्लाई करना, कॉस्ट ऑफ बुक वैल्यू विच एवर इज लोअर। करंट से लॉन्ग टर्म में जा रहे तो करंट का रूल अप्लाई करना, करंट ऑफ मार्केट कॉस्ट ऑफ मार्केट प्राइस विच एवर इज लोअर। कितना ईजी था। चलो बाय बाय।